हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिससे जेई के अंदर बहुत सारे सवाल आते रहे हैं। वो सेगमेंट क्या है ना? वो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी हो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उससे रिलेटेड सवाल को अपन कैसे टैकल करेंगे। आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमारा अगर प्लस क्यू चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, इसके वजह से अगर आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम कुलम्स लॉ लगाएंगे। यहाँ पर अगर अपन ने क्यू चार्ज रखा है क्यू नॉट, तो एफ क्यू नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर से हमारे पास डेटा आ जाएगा। ये जो डेटा आया, ये जो रिजल्ट आया, ये कुलम्स ने दिया, कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया। ये एक जो लॉ है ये किसके लिए वैलिड है? कई बार ये सवाल आ रखा है, ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। मतलब कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण अपन यहाँ पे फोर्स निकल पाए। अगर यहाँ पर क्यू नॉट ना रख के हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछते तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये क्यू कौन सा? ये वाला क्यू। तो हमें ये पता है कि कुलम्स ने जो लॉ दिया है वो किसके लिए दिया है? पॉइंट चार्जेस के लिए दिया है। लेकिन मन में सवाल ये उठता है कि हमारे पास बॉडीज ऐसे भी हो सकते हैं ना जो कंटिन्यूअस चार्ज हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक रॉड बनाकर दिखाता हूं। उस रॉड को आप देखिए, ये हमारा एक रॉड है। क्या है? ये हमारा एक रॉड है। इस रॉड को अगर आप देखेंगे, इस रॉड पे अपन ने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज का मीनिंग ये है कि अगर आपने यहां पर एक थिकनेस dx थिकनेस का एक एलिमेंट उठाया, यहां पर जो चार्ज है वो अगर dq है, वो अगर dq है, तो अगर आपने ऐसा एलिमेंट कहीं और उठाया, अगर आपने ऐसा एलिमेंट इसी रॉड पर कहीं और उठाया dx थिकनेस का, तो यहां पर भी जो चार्ज का वैल्यू है वो dq के बराबर ही है। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी एक रॉड हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, एक आर्क हो सकता है, कैसा भी हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी हो सकता है। तो सवाल यह है कि इनके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। जैसे अपन ने क्यू चार्ज के कल चलते किसी आर डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया कि क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या हम इस तरह इस कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के चलते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो जवाब है यस, निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कुलम्स लॉ लगाकर निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि कुलम्स लॉ तो पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया है। तो अपन कुलम्स लॉ को मॉडिफाई करके, मतलब अपन कुलम्स लॉ में कैलकुलस यूज करके, इंटीग्रेशन यूज करके इन कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज पे अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी कैसे प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के हो सकते हैं ना आपके सामने। या तो हमारा चार्ज एक लेंथ के लॉन्ग फैला हो, जैसे कि इस रॉड के अंदर था, एक लेंथ के लॉन्ग था, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक लेंथ पर था। तो जब लेंथ के लॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फैला होता है तो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, क्या? लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको एक और नाम अपन देते हैं, क्या नाम देते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या नाम देते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके। यदि हमारा चार्ज किसी एरिया में फैला हुआ है, किसी एरिया में फैला हुआ है, तो इसके लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, सिग्मा। और ये सिग्मा क्या है? ये क्यू बाई एरिया। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी, या मैक्सिमम जगह बुक्स में इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो चार्ज हो वो किसी वॉल्यूम में फैला हो, तब क्या डिफाइन करेंगे? तब हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर पे हमारा चार्ज फैला हुआ है, इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? रो। वो क्या होगा? क्यू बाई वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा सर जी, ये तो समझ में आया कि आपने लेंथ के लिए डिफाइन किया लैम्डा, एरिया के लिए डिफाइन किया सिग्मा, और वॉल्यूम के लिए डिफाइन किया रो। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इनके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालेंगे कैसे। तो इनको हम अपकमिंग लेक्चर्स में एक एक करके कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं।
ठीक है ना। और अगर आपने एक बार सीख लिया प्रोसेस को तो आप यू विल लव इट। इससे रिलेटेड सवाल भी हम करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर, आपको लगेगा कि हाँ ये जो सर ने कॉन्सेप्ट सिखाया है इससे हमारा जेई 2022 के अंदर स्कोर बूस्टअप हुआ है। अगर आपका स्कोर बूस्टअप होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए अब देखते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? जैसा मैंने बताया कि हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ठीक है ना। इसका लेंथ मान लिया हमारे पास L है, ठीक है। और हमें इसके L डिस्टेंस दूरी पर ही, मान लो L डिस्टेंस दूरी पर ही हमें एक पॉइंट P दिया है और इस पॉइंट P पे इस रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है। क्या पूछा है? इस रॉड के चलते इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको? करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को एक छोटा सा अपन एक थिकनेस का dx थिकनेस का एक एलिमेंट मानते हैं। ये जो हमारा सरफेस था ना, इससे ये जो हमारा P पॉइंट है ना, इससे x दूरी पर अपन ने एक dx थिकनेस का एलिमेंट माना। अच्छा, dx थिकनेस का एलिमेंट मान लिया ना, dx थिकनेस का एलिमेंट, ठीक है। अब इस dx थिकनेस पे जो चार्ज होगा वो dq होगा, छोटा सा चार्ज होगा। और छोटे से चार्ज को क्या हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं? यार इस पॉइंट P के लिए एक छोटा सा चार्ज dq क्या है? पॉइंट चार्ज है। तो अब हम कूलम्ब्स लॉ इस dq के लिए तो लगा सकते हैं ना, इस पूरे सिस्टम के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन इस छोटे से चार्ज dq के लिए हम कूलम्ब्स का लॉ लगा सकते हैं। समझ में आता है ये बात? हाँ समझ में आता है। तो सबसे पहले ये dq निकालिए सर। अच्छा dq निकालते हैं। इसका लेंथ हमको l दिया था, तो l लेंथ पे चार्ज कितना है? q है। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? q by l होगा। q by l का एक और नाम क्या है? लैम्डा है। तो हमारे पास dx थिकनेस पे कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू dx। ओ मतलब dq का वैल्यू क्या निकल के आया? dq का वैल्यू निकल के आया लैम्डा इंटू dx। ठीक है, लैम्डा क्या है? इस पार्टिकुलर रॉड का लेंथ पर यूनिट, ठीक है ना। लेंथ पर यूनिट हमको चार्ज पर यूनिट लेंथ का वैल्यू है, ठीक है ना। इसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है, ठीक है। तो इस dq, हमारे पास जो dq आया है, इसकी वजह से यहां पर अगर हम लिखना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये क्या होगा? यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा ना, इससे दूर भागेगा। ये समझ में आता है? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस छोटे से चार्ज के चलते जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको अपन ने नाम दिया d। ये क्या आएगा? k dq बटा r स्क्वायर। r कितना डिस्टेंस पे अपन इसको रखा है? x के डिस्टेंस पे। ये हमारा x स्क्वायर। और d को अगर हम आगे लेके जाएं और इस dq का वैल्यू हमने क्या निकाला है? लैम्डा dx निकाला है। तो k इंटू लैम्डा dx बटा x स्क्वायर। और यहाँ पर d को अगर और अच्छे से अगला स्टेप पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? k हमारा कांस्टेंट, लैम्डा हमारा कांस्टेंट, dx बटा x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया है? इस छोटे से dq चार्ज के चलते आया है। अगर हमें इस पूरे रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे? ऐसा छोटा छोटा ढेर सारा dq चार्ज अगर ले लेंगे साथ में तो क्या हमें ये रॉड मिल जाएगा? तो आंसर है यस, मिल जाएगा। मतलब इस ऐसे ऐसे सारे dq के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको जोड़ना है और फिजिक्स के अंदर उनको जोड़कर हमें एक रॉड मिलेगा। जोड़ने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? x, कहां से चार्ज हमारा शुरू हो रहा है? यहां से l दूरी पर, ठीक है। और कहां तक चार्ज है? l दूरी है 2l दूरी तक है। इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन। और इससे हम क्या लिखेंगे? E नेट इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रल ऑफ dx बटा x स्क्वायर लिमिट l से 2l। ये अपन को लिमिट पता चल गया। अब इसका इंटीग्रेशन आता है क्या आपको? क्या इसका इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता तो मैं सिखाता हूं आपको इंटीग्रेशन में इसका। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अगर आप इसी फॉर्मूले से देखें तो ये x का पावर -2 हमको दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या आएगा? x का पावर -2 प्लस 1 बाय डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ये क्या बन के आया? x का पावर -1 डिवाइडेड बाय
-2 + 1 यानी ये भी -1, यानी कि 1/x विद माइनस साइन, ये हमारा इंटीग्रल निकल के आया। ठीक है ना। तो हमारे पास इसका इंटीग्रल अगला स्टेप में क्या लिखेंगे हम, k लैम्डा माइनस का 1/x, लिमिट जाएगा l से 2l, आगे बढ़े k लैम्डा x की जगह क्या डाला, पहले 2l डाला, तो अंदर आएगा -1/2l और माइनस माइनस प्लस 1/l। ध्यान से देखो, ठीक है ना। इसके आगे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट के आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो आपने देखिएगा आपको k लैम्डा और 1/l माइनस का 1/2l, अब 1 में से 1/2 जाएगा, यानी क्या बचेगा, l तो बाहर आ गया, 1 माइनस 1/2 यानी कि आधा बचा, यानी k लैम्डा बटा का 2l हमारे पास इस रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आया। क्या निकल के आया, k लैम्डा बटा 2l, k लैम्डा बटा 2l। ये कब, जब अपन रॉड से l डिस्टेंस की दूरी पर जा रहे हैं। ठीक है ना। अब किसी बच्चे के मन में यह सवाल आ सकता है कि हम l डिस्टेंस दूरी पर ना जाकर किसी और दूरी पर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आप यहां पर लिमिट उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो आपने देखा कि हम कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करके निकालेंगे। और अगर मैं एक बात आपसे पूछूं इसी के आगे k लैम्डा बाई एल अगर आप ध्यान में रखेंगे 2k लैम्डा बाई 2l, तो आपका कई बार सवाल आसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आप मुझे किसी सर्कुलर आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, क्या आप मुझे किसी सर्कुलर आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे वो कैसे बताएंगे सर, अगर उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो। मतलब क्या इसका मतलब, ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर आर्क है और इसके सेंटर पर मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस टोटल की वजह से। किसकी वजह से, इस टोटल इंचार्ज की वजह से इसके सेंटर पे आपसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस सवाल को कैसे प्रोसीड करेंगे। यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पूरा एंगल आपको दे रखा है, सपोज कीजिए अल्फा के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, अल्फा के बराबर दे रखा है। तो आप इसको कैसे अपहोल्ड करेंगे, कैसे आप इसके चलते इस पार्टिकुलर सेंटर पॉइंट पर आप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताएंगे। तो ध्यान से देखना, पूरे कंसेंट्रेशन के साथ, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। देखो जरा, अगर हम एक काम करते हैं ना, ये हमारा बीच वाला पॉइंट है, यहां से थीटा एंगल पर एक डी थीटा थिकनेस का, यहां से थीटा एंगल पर ये डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट मानते हैं इस पर। ठीक है ना, ये डी थीटा थिकनेस हमारा, और इसके चलते अगर हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया सेंटर पे, तो फिर क्या होगा, इसके चलते अगर हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया और इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे इस एंगल से लेके इस एंगल तक यानी अल्फा तक के लिए, तो हमारे पास वो पूरा पट्टी मिल जाएगा। ये बात समझ में आता है। इस पार्टिकुलर चीज को अब हमने माना, एक छोटा सा इसको बड़ा फिगर बनाता हूं मैं, ये हमारा सेंटर था, ये हमारा आर्क था, ऐसा कुछ। अब जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से अगर मैंने थीटा एंगल पर एक डी थीटा थिकनेस का पट्टी माना है यहाँ पर, तो इस पट्टी को अगर ऐसे ही जोड़ते जाऊं तो जोड़ते जोड़ते ये मुझे पूरा सर्कुलर आर्क मिल जाएगा। तो इसका लेंथ क्या कुछ भी कोई बता सकता है, तो हाँ बता सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, इसका लेंथ हो जाएगा आर, यानी रेडियस इस डिस्क का, ये जो हमारा, सॉरी डिस्क नहीं, जो हमारा सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस हमारे पास आर है, तो आर इंटू डी थीटा, ये डी थीटा है, ये हमारे पास आ गया। तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो यहाँ पे चार्ज हमारा dq है, क्या है, dq है, तो हमें इस dq को कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है ये जो पूरा है थिकनेस, ये जो पूरा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन को मालूम है लैम्डा। तो लैम्डा के टर्म में क्या हम dq को लिख सकते हैं, तो सवाल ये उठता है, लैम्डा क्या होता है भाई साहब, लैम्डा होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अच्छा ठीक है, यानी कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। अच्छा, इससे अच्छा एक और मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, यूनिटरी मेथड, उससे आपका काम ज्यादा आसानी से बनेगा। वन, जो हमारा इसका लेंथ अगर l है, तो l लेंथ पे हमारा जो चार्ज है कितना है, q है, यूनिट लेंथ पे कितना होगा, q बाई l होगा। हमारे पास लेंथ कितना है, r d थीटा,
इस पर चार्ज कितना होगा, Q बाई एल इंटू आर डी थीटा, और Q बाई एल ही तो लैम्डा है, मतलब यहाँ पर जो हमारा dq है उस dq का वैल्यू क्या निकल के आया, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। बहुत सारे टीचर्स इंटीग्रेशन करने से बचते हैं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देते हैं, लेकिन कई बार जेई ने ऐसे सवाल पूछे हैं जिसमें आपसे उस पर खूब सारी मेहनत कराई है, आपसे अच्छा खासा इंटीग्रेशन कराया है, तो आपको इंटीग्रेशन से घबराना नहीं है, उसको सीखना है, उसको लर्न करना है। मानता हूं टाइम कम है, लेकिन आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना, लर्न किया जा सकता है, लर्न करने का कोई टाइम नहीं होता। आप लर्न करेंगे तो ही आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को टच कर पाएंगे, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास dq का वैल्यू आ गया लैम्डा आर डी थीटा, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, dq का वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो इसके चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर की ओर आएगा ना, आएगा ना इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको रिपेल करेगा, इधर की ओर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आया, और ये वाला एंगल अगर थीटा है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो हमने सेंटर के साथ जो एंगल लिया था वो कितना लिया था, थीटा, तो सेंटर के साथ ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या आएगा, थीटा होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। जरा ध्यान से देखो, क्या कोई डाउट लग रहा है इसमें आपको, क्या कोई डाउट लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो अब देखो ध्यान से, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया डी, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, डी कॉस थीटा, और इसी डी का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, डी साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, क्या हम थीटा एंगल पर इधर भी एक ऐसा पॉइंट मान सकते हैं, ये सेंटर वाला लाइन था, थीटा एंगल पर इधर भी एक पॉइंट ऐसा मान सकते हैं डी थीटा थिकनेस का, मान सकते हैं ना। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ध्यान से, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा डी, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक डी कॉस थीटा होगा और दूसरा दूसरा डी साइन थीटा होगा इधर की ओर। अब ध्यान से देखना, इसका एक पेयरिंग एलिमेंट इधर है, जितने एलिमेंट्स इस सेंटर के इधर है उतने एलिमेंट्स इस सेंटर के इधर भी है, तो इस डी साइन थीटा को ये डी साइन थीटा कैंसिल कर देगा। ध्यान से समझना, ये डी साइन थीटा जो कि इसके कारण आया हॉरिजॉन्टल क्लॉन्ग, ये डी साइन थीटा इसी का एक पेयरिंग एलिमेंट जो इस साइड है, इस सेंटर के इस साइड है, उसके चलते डी साइन थीटा इस हॉरिजॉन्टल की ओर आया, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कि इसका इंपैक्ट को ये नेग्लेक्ट कर देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो नेट फोर्स है वो किधर है, नीचे की ओर है, और वो किसके बराबर है, डी कॉस थीटा के बराबर है। अगर हमारे पास नेट फोर्स डी कॉस थीटा के बराबर है, तो हम इस कंपोनेंट को लेकर क्यों चले, हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और हम आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करते हैं, अब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। पेयरिंग एलिमेंट का फंडा समझ में आया, क्योंकि एक उसका सेम वैसा ही पेयर लेफ्ट साइड में ही है जैसा कि राइट साइड में, तो सेम पेयर उसी तरह का मिलने की वजह से क्या होगा, उस दूसरे राइट साइड वाले इंपैक्ट को वो कम कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास नेट फोर्स जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया हमारे सामने डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा हमारे पास नेट फोर्स है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, यहां से अपन ले रहे हैं ना, यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन लाइन है, तो इसके इधर हमारा जो लाइन है वो माइनस अल्फा बाई टू, और ये प्लस अल्फा बाई टू, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक हमारा आएगा। क्यों, क्योंकि इसको अपन ने लाइन माना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल इधर पॉजिटिव माना, इधर निगेटिव मानना पड़ेगा, इधर निगेटिव माना इधर पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो इधर निगेटिव माना, इधर अपन कितना आ गया माइनस अल्फा बाई टू, और इधर कितना आ गया अल्फा बाई टू, ये टोटल एंगल कितना था, अल्फा था, ठीक है। तो अब इस डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट अपन को करना है, तो इस डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए पहले डी तो लिख ले, पहले डी तो लिख ले, तो डी कैसे लिखेंगे, डी क्यू चार्ज की वजह से, डी क्यू क्या निकल के आया था, डी क्यू निकल के आया था लैम्डा आर डी थीटा, ये निकल के आया था डी क्यू हमारे सामने, ये लैम्डा आर डी थीटा पर हमारे सामने डी क्यू निकल के आया था, तो हम डी के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके आगे जरा देखो, इसके आगे मैं यहां कर दे रहा हूं, आपको नीचे नहीं दिखे इसलिए,
इसके आगे देखो क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, आर भी हमारा बाहर आएगा, एक आर से एक आर जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आएगा, देखो ध्यान से। और इसका लिमिट क्या करोगे, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे सामने निकल के आएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या निकल के आएगा। इसको इंटीग्रेट जब तुम करोगे इस पार्टिकुलर टर्म को, तो तुम्हारे सामने इस सर्कुलर आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर आर्क की वजह से निकल के आएगा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान में रखोगे, बहुत सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ अब इस फार्मूला का यूज करके आप किसी सेमी सर्कल के चलते हुए निकाल सकते हो, किसी क्वार्टर सर्कल के चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अब बहुत सिंपल हो गया। इसी तरह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और डेरिवेशन करेंगे और सीखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के चलते कैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब